सोचो, एक आदमी जो दिन में पेशेंट्स को इलाज करता था और रात को लोगों को कत्ल करके उनकी बॉडीज मगरमच्छों को खिला देता था। एक डॉक्टर जिसके हाथ से इंजेक्शन भी लगा और चाकू भी। और सबसे डरावनी बात, कोर्ट के रिकॉर्ड में सिर्फ कुछ ही मर्डर्स, लेकिन खुद बोलता है 50 तक याद हैं, उसके बाद काउंट ही नहीं किया। यह है इंडिया का असली डॉक्टर डेथ, देवेंद्र शर्मा का केस। इस स्टोरी में इलीगल किडनी रैकेट, गैस एजेंसी स्कैम, क्रॉक इन्फेस्टेड कैनाल, फेक टैक्सी राइड्स और एक ऐसा फ्यूजिटिव जो दो बार पैरोल से भाग गया, सब कुछ है। आज के एपिसोड में डिटेल में समझेंगे कैसे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर सीरियल किलर बन गया। ईयर है 1958। यूपी के अलीगढ़ के पास एक छोटा सा गांव, पुरानी गांव, यहीं पैदा होता है देवेंद्र शर्मा। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, बाप फार्मा कंपनी में जॉब, बचपन से पढ़ाई में तेज और सपना डॉक्टर बन के फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है। स्कूलिंग खत्म करके ये पटना की एक आयुर्वेदिक कॉलेज में बैम्स करने चला जाता है। 1984 तक डिग्री कंप्लीट, शादी भी हो चुकी होती है और राजस्थान के बंदीकुई टाउन में जानता क्लिनिक नाम से अपना क्लिनिक खोल लेता है। 10-11 साल तक ये बंदा एक नॉर्मल आयुर्वेदिक डॉक्टर की तरह लोगों का इलाज करता है। ऊपर से सब परफेक्ट लग रहा था। 1994 यहां से स्टोरी डार्क हो जाती है। एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में देवेंद्र एक गैस डीलरशिप स्कीम में इन्वेस्ट करता है, लगभग 11 लाख रुपए। उस वक्त के हिसाब से उसकी पूरी लाइफ सेविंग्स। प्लान सिंपल था, सिलेंडर डीलरशिप से स्टेडी इनकम। लेकिन यह पूरा सेटअप एक स्कैम निकालता है। पैसा डूब जाता है, क्लिनिक बैंड हो जाता है और देवेंद्र वापस अलीगढ़ आ जाता है, लेकिन इस बार एक फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से से भरा हुआ आदमी। यहीं से उसके दिमाग में पैसा वापस लाने का क्रिमिनल आइडिया जम लेता है और जो आदमी कल तक बीमारी का इलाज करता था, अब सिस्टम से बदला लेने के मूड में आ चुका था। 1990s के एंड तक इंडिया में इलीगल किडनी रैकेट बहुत ज्यादा एक्टिव था। देवेंद्र जैसे डॉक्टर के लिए ये लाइन एंट्री लेनी रिलेटिवली इजी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1998 से 2004 के बीच इसने एक किडनी ट्रांसप्लांट नेटवर्क ज्वाइन किया, जहां यह मिडलमैन की तरह काम करता था। पुलिस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देवेंद्र ने 125 से ज्यादा इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट्स फैसिलिटेट किए और हर केस में 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे। काफी डोनर्स यूपी, बिहार, बंगाल से लाए जाते थे, मोस्टली गरीब लोग जिनको पैसे का लालच दिया जाता था। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तो सिर्फ कुछ लिमिटेड केसेस प्रूव हो पाए, लेकिन रैकेट का स्केल काफी बड़ा था। गैस डीलरशिप में खुद डूबने के बाद देवेंद्र ने सोचा, अगर सिस्टम ने मुझे लूटा है तो मैं भी सिस्टम को लूटूंगा। उसने एक फेक गैस एजेंसी खोली और हाईवे पे गैस सिलेंडर ले जाने वाले ट्रक्स को टारगेट करना शुरू किया। गंग बनाई और अलीगढ़ के आसपास के सुनसान रूट्स मार्क किए जहां से डेली ट्रक्स गुजारते थे। मोडस ऑपरेंडी सिंपल था, ट्रक को रोकना, ड्राइवर को मारना, सिलेंडर्स लूटना और फेक एजेंसी के थ्रू मार्केट में बेच देना। इसके बाद विक्टिम की किडनी निकालकर इलीगल रैकेट में डाल देना और आखिरी स्टेप, ट्रक खुद ग्रे मार्केट में बेच देना। एक ही क्राइम से 3 रेवेन्यू स्ट्रीम, गैस सिलेंडर चोरी का ट्रक और ह्यूमन ऑर्गन। ये पॉइंट पर देवेंद्र शर्मा सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक पूर्ण बिजनेस माइंडेड क्रिमिनल बन चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे लोग मारने के बाद बॉडीज कहां गई? यहीं एंट्री होती है यूपी के कसगंज के हजरा कनाल की। ये एक कनाल है जो क्रोकोडाइल्स से भरी हुई है। पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि देवेंद्र और उसके साथी ट्रक और टैक्सी ड्राइवर्स की बॉडीज इसी कनाल में फेंक देते थे। क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड पानी का मतलब बॉडी का कोई ट्रेस नहीं, न पोस्टमार्टम, न आइडेंटिटी, न डायरेक्ट विटनेस। दिल्ली और यूपी पुलिस के ऑफिसर्स ने बाद में एक्सेप्ट किया कि हजारा कनाल में जो भी डेड बॉडी जाती, उसका रिकवर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था।
इसी वजह से कोर्ट में भी ज्यादा बॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो पाई, जबकि डिवेंडर खुद एक्सेप्ट करता है कि 50 से ज्यादा लोगों को मारा और कुछ सोर्सेज बोलते हैं कि शायद 100 तक विक्टिम्स हो सकते। लेट 90s के एंड और अर्ली 2000s में डिवेंडर का पैटर्न और रिफाइंड हो गया। अब वो दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों से टैक्सी हायर करता, मोस्टली प्राइवेट ऑपरेटर्स या ट्रैवल एजेंसीज। फेक नाम, फेक एड्रेस, डेस्टिनेशन, कसगांज साइड का इंटीरियर एरिया जहां से हजारा कनाल इजी रीच में हो। रात के टाइम किसी सुनसान स्ट्रेच पे गाड़ी रुकवाता, ड्राइवर को मार देता, कभी काइफ, कभी ब्लंट फोर्स, फिर बॉडी को घसीट के कनाल तक ले जाता, पानी में फेंकता, वापस सेम गाड़ी लेके यूपी के ग्रे मार्केट में बेच देता। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक चुराई हुई टैक्सी 20 से 25,000 में बिक जाती थी। यह सिलसिला 2002 से 2004 तक चलता रहा, जब तक पुलिस को पैटर्न समझ में नहीं आया। मल्टीपल मिसिंग टैक्सी ड्राइवर्स, सिमिलर रूट्स और एक ही एरिया में फोन्स का लास्ट टावर लोकेशन। 2004 में फाइनली गुड़गांव या दिल्ली क्राइम ब्रांच ने देवेंद्र शर्मा को अरेस्ट कर लिया, प्राइमरीली किडनी रैकेट और टैक्सी ड्राइवर मर्डर केसेस में। जब इंट्रोगेशन हुआ तो ऑफिसर्स भी शॉक हो गए। पुलिस के पास उस वक्त अराउंड 20 से ज्यादा मर्डर्स के स्पेसिफिक केसेस थे, लेकिन डेवेंडर ने कन्फेस कर दिया कि उसने 50 तक किलिंग्स पर्सनली या गैंग के साथ मिलके की हैं और उसके बाद काउंट ही नहीं रखा। कोर्ट्स में साबित होना अलग चीज है, कन्फेस करना अलग। एविडेंस के बेस पर उसे मल्टीपल केसेस में लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली। रिपोर्ट्स बोलती हैं कि कम से कम 7 अलग अलग मर्डर केसेस में लाइफ टाइम सेंटेंस और एक गुड़गांव केस में डेथ पेनाल्टी भी अनाउंस हुई। लेकिन बॉडीज रिकवर न होने की वजह से उसके अलेज्ड 50 से ज्यादा विक्टिम्स में से सिर्फ कुछ ही लीगली प्रूव हो पाए। 2004 के बाद देवेंद्र शर्मा राजस्थान के जयपुर सेंट्रल जेल में लाइफ टर्म काट रहा था। 2020 में गुड बिहेवियर और लीगल प्रोसेस के नाम पर उससे 20 दिन की पैरोल मिली, मतलब टेम्पोरेरी रिलीज। रूल के हिसाब से ऐसे प्रिजनर्स को रेगुलर पुलिस स्टेशन पे जाकर साइन करना पड़ता है ताकि कंफर्म हो कि वो भागे नहीं। लेकिन देवेंद्र प्लान बना चुका था। परोले पे बाहर आते ही उसने अपना लुक बदला, जयपुर से दिल्ली शिफ्ट हो गया और वहां एक प्रॉपर्टी डीलर जैसा काम करते कराते लगभग 7 महीने तक पुलिस को चकमा देता रहा। फाइनली दिल्ली पुलिस ने उससे दोबारा पकड़ा और टाइटर सिक्योरिटी वाली जेल में डाल दिया। मोस्ट शॉकिंग पार्ट यहां आता है। इंडिया में आमतौर पे अगर कोई कन्विक्ट परोल से भाग जाए तो फ्यूचर में उसे परोल देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। फिर भी रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2030 में देवेंद्र शर्मा को दोबारा परोल मिल गई, इस बार लगभग 2 महीने के लिए। और गेस व्हाट, वो फिर से वापस नहीं आया। इस बार पुलिस ने 6 महीने तक अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा, प्रयागराज जैसे शहरों में रेड्स की, उसकी पुरानी लोकेशन स्कैन की, उसकी फैमिली और कनेक्शंस पे नजर रखी, लेकिन डॉक्टर डेथ गायब ही रहा। पेपर में वो एक अब्सकॉन्डिंग लाइफ कन्विक्ट था, ग्राउंड पे किसी और नाम से, किसी और रूप में जिंदगी जी रहा था। तो सुनो, 2025 में एक टिप मिलती है। राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के एक आश्रम में संत दयादस महाराज नाम का एक बाबा रह रहा है, जो लोगों का इलाज भी करता है, प्रवचन भी देता है। अब दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को थोड़ी शुभ शंका होती है कि यह शायद देवेंद्र ही हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं, उनके सामने एक बूढ़े दाढ़ी वाले प्रीस्ट खड़े होते हैं। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यही डॉक्टर डेथ है। पुलिस टीम नॉर्मल भक्त बनकर आश्रम में रहने लगती है, प्रवचन सुनते हैं, बाबा से दवाई लेते हैं, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। फिर वो उस बाबा की नोज़े और आईज को पुरानी फोटो से मैच करते हैं, क्योंकि चेहरा बदले, वजन बढ़े, बाल दाढ़ी बढ़ जाए, लेकिन आईज नोज का बेसिक स्ट्रक्चर रेयरली बदलता है।
फाइनली ऑफिसर्स कंफर्म करते हैं कि संत दयादस ही असल में सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा है और उससे दौसा के रामेश्वर धाम टेम्पल वाले आश्रम से अरेस्ट कर लिया जाता है। एक साइड तुम्हारे पास एक ऐसा आदमी है जिसके नाम के साथ 20 से 25 मर्डर केसेस प्रूव हो चुके हैं, 50 से ज्यादा किलिंग्स का कन्फेशन है, 125 इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट्स का आरोप है और हजारा कनाल में फेंकी गई अनगिनत बॉडीज का शक है। दूसरी साइड वो ही आदमी दो बार पैरोल पे बाहर आया, एक बार भाग भी गया, फिर भी सिस्टम ने यूज सेकंड चांस दिया, जिसका मिसूसे करके वो फिर से 2 साल तक खुलेआम बाबा बनकर लोगों के बीच घूमता रहा। क्वेश्चन ये नहीं कि देवेंद्र शर्मा कितना डेंजरस है, क्वेश्चन ये है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कितना प्रिपेयर्ड है ऐसे क्रिमिनल्स के लिए। क्या रिहेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट हर केस में लागू होना चाहिए या कुछ लोगों के लिए सिस्टम को परमानेंटली स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? तुमको क्या लगता है, इस जैसा सीरियल किलर को पैरोल मिलनी ही नहीं चाहिए थी या सिस्टम ने सही किया? अपनी राय कमेंट्स में लिखो, क्योंकि ऐसे केसेस सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं, हमारे कानून की भी रियलिटी चेक होते हैं।